अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तलिबात, आज हमारी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 14 सबक नंबर 3 सबक का नाम है शाह। अली अब्बास हुसैनी अफसाना निगार है। आज हमें अफसाना पढ़ने जा रहे हैं। अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। अब देखते हैं अफसाने के बारे में। अफसानवी अदब में दास्तान और नावेल के बाद अफसानों को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। अफसाना एक मुख्तसर तहरीर है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। अफसाना जिंदगी के किसी एक पहलू को उजागर करता है या किसी एक वाक़ये को इजाज़ व इख्तिसार के साथ बयान करता है। फनी एतबार से अफसाने में ड्रामे की तरह नुक्ते उरूज की बड़ी अहमियत है। नावेल के मुकाबले में अफसाना मुख्तसर होता है। अब इसमें एक लफ्ज़ आया था इख्तिसार, इजाज़ व इख्तिसार। अब इजाज़ यानी इख्तिसार और इख्तिसार यानी इजाज़, और इख्तिसार और इजाज़ को कहा जाता है मुख्तसर करना। अब अफसाना मुख्तसर होता है, नावेल तवील होता है। प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यल्दरम, सुल्तान हैदर जोश, नियाज फतेहपुरी और अली अब्बास हुसैनी को उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में शुमार किया जाता है। अभी मुख्तलिफ अफसाना के निगारों के नाम दिए गए और इससे भी कई गुना ज्यादा और भी नाम मौजूद है। तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत के जेर असर कई अफसाना निगार उभरे जिन्होंने उर्दू अफसाने को नए रुझानात, असालीब और रंग व रूप से आशना किया। नए अफसानों में तकनीक के तजुर्बात ने अफसाना निगारी को वसअत अता की। तजरीदी और अलामती अफसानों ने बदलती हुई जिंदगी के मसाइल और पेचीदगियों को नए अंदाज में पेश किया। बाज़ अफसानों में वाक़या बयान करने से इनराब भी किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि अफसाने मुख्तसर होते हैं, किसी एक मौजू पर भी हो सकते हैं या कई अलग अलग मौजूआत को भी लिया जा सकता है, लेकिन इख्तिसार का ख्याल रखा जाता है। प्लॉट, किरदार, मकालमा, नुक्ते नज़र, पस मंजर और जुबान व बयान की शुस्तगी मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीबी है। इन अज्जा के तवाजुन से अफसाने की तश्कील होती है। अफसाने में होने वाले हैयत और तकनीक की तब्दीलियों के बावजूद आज भी अफसाना इसी बुनियाद पर खड़ा नजर आता है जिसकी दागबेल 100 बरस पहले प्रेमचंद ने डाली थी। यहाँ कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद, जिनको मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है, जिनका असल नाम धनपत राय था लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नाम से वो मशहूर हुए, कहा जाता, यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह प्रेमचंद ने देही जिंदगी को एक जीती जागती तस्वीर के साथ पेश किया था, आज भी उसी तरतीब को और उसी तर्ज को लोग नए अफसाने निगारे में भी उसको अपना रहे, उस अंदाज को, उस उसलूब को। इंसान के लिए लाजिम है कि हमेशा सच बोले। झूठ बोलने से इंसान एतबार खो देता है, लेकिन सच बोलने के आदाब में ये बात भी हमें समझाई गई है कि सच्ची बात इस तरह कही जाए कि बात कड़वी भी हो तो सुनने वाला उसे कबूल कर ले। यहाँ बताया गया कि हमें हमेशा सच का साथ देना और सच ही बोलना है, लेकिन सच भी ऐसे अंदाज में बोलना है कि सामने वाले को कड़वा अगर लगने का मौका आ जाए तो ऐसा अंदाज हो हमारा कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और उसे कड़वाहट है, जिसको हम लोग तलखी कहते हैं, तल्ख भी महसूस न हो। झूठ बोलने को कभी अच्छा नहीं समझा गया, लेकिन कभी कभी यूं भी होता है कि इंसान किसी फितने या शर को रफा यानी दूर करने के लिए नुकसान न पहुंचाने वाली हकीकत के बरअक्स बात का सहारा ले लेता है। इस अफसाने के मरकजी किरदार को ऐसी ही एक सूरत हाल पेश आती है। अफसाने का अंजाम भी निहायत चौंका देने वाला है। यहाँ बताने की बात कोशिश की गई है कि इस अफसाने में भी एक मौका ऐसा आता है कि अफसाना निगार यानी जो अहम किरदार अदा करने वाला उबैद है, वो अपनी अहलिया से एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसका दिल रखने के लिए वो झूठ कह देता है, झूठ बोल देता है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है, उसके असरात क्या होते हैं, हम इसमें देखेंगे। अब जान पहचान अली अब्बास हुसैनी के एक लफ्ज इसमें रफा आ गया या दफा आ गया। रफा आ गया। रफा है दूर करना, रफा करना, दूर करना। अब देखिए जान पहचान में अली अब्बास हुसैनी 3 फरवरी 1897 ईस्वी को गाजीपुर के कस्बे पारा में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम पटना में पाई, जो बिहार का क्या है, सदर मुकाम है, राजधानी है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, अभी पटना है। 1915 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 1924 में इलाहाबाद से MA की सनद हासिल की। अब यहाँ लफ्ज है MA, जिसको हम लोग मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, और लफ्ज दूसरा आया सनद।
दूसरा लफ्ज आया सनद। अब सनद किसे कहेंगे? सर्टिफिकेट को कहेंगे। सनद हासिल की, सर्टिफिकेट हासिल किया, डिग्री हासिल की। अब सनद हासिल करने के बाद फिर इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लखनऊ में मुलाजिमत इख्तियार की और 1954 ईस्वी में प्रिंसिपल के ओहदे से सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश होना, रिटायर हो जाना, उम्र के 58 साल पूरे होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से, अपने फराइज से सुबुकदोश होता है, रिटायरमेंट ले लेता है। अली अब्बास हुसैनी अदब बराए जिंदगी के कायल थे। अदब बराए जिंदगी, एक होता है अदब बराए अदब और एक होता है अदब बराए जिंदगी, यानी अमली जिंदगी में काम आने वाली चीजों के कायल थे। उन्होंने प्रेमचंद की तरह अपनी तख्लीकात में देही जिंदगी की मौसर अक्कासी की है। उन्होंने किसानों की माशी बदहाली और जमींदारों के जुल्म सितम को अपनी कहानियों में पेश किया है। पुराने वक्तों में अक्सर होता था कि किसानों पर जुल्म सितम होता था, निचले तबकों वालों पर भी जुल्म सितम होता था, तो ये तमाम चीजों को उन्होंने अपने करीब से देखा था, महसूस किया था और महसूस की हुई, देखी हुई चीजों को उन्होंने अफसानों में ढालने की कोशिश की। अपनी तख्लीकात के जरिए उन्होंने कौमी यकजहती और इंसानियत का पैगाम दिया। ये सबसे अहम बात है। उन्होंने अपने अफसाने के जरिए से लोगों तक क्या किया? कौमी यकजहती और इंसानियत का पैगाम पहुंचाया था। अफसानों के अलावा उन्होंने नावल, ड्रामे और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख उनकी एक अहम किताब है। उन्होंने बाद अफसाने बच्चों की नफ्सियात से मुतालिक लिखे। पहली कहानी पसमुर्दा कलिया उन्होंने 1918 ईस्वी में लिखी थी। रफी के तन्हाई, बासी फूल, अब बासी फूल उन्होंने जो किताब लिखी थी 1942 ईस्वी में लिखी थी। कांटों में फल, उलझे धागे वगैरह उनके अफसानों के मजमे हैं। उन्होंने कई नावल भी लिखे जिनमें काफ की परी दिया है, यहाँ लिखे काफ की परी, तो काफ की परी नहीं बल्कि वो है कोहे काफ की परी। यहाँ लिखने में गलती हो गई, काफ की परी है लिखा हुआ है, लेकिन वो है कोहे काफ की परी। को काफी मकबूलियत हासिल हुई। 27 सितंबर 1969 ईस्वी को अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल हुआ। इस तारुफ में सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने कलम का सहारा लेकर लोगों तक इंसानियत, कौमी यकजहती, हमदर्दी, दर्द, अपनायत का दर्स और पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आइए अब अफसाना शुरू करते हैं। अफसाने में दो अहम किरदार है, एक उबैद है, एक उसकी अहलिया है और तीसरी उनके घर में काम करने वाली नौकरानी है और चौथा किरदार जो है वो एक रिक्शे वाला है जो जुबान इस्तेमाल करता है, वो जुबान इलाकाई जुबान है। आइए शुरू करते हैं। अपनी दरसी किताब सामने रखिए, सफ़ा नंबर 15, ताकि अपनी दरसी किताब अगर सामने रही तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। उबैद जब ट्रेन से उतरा तो उस वक्त सुबह के 6:30 बज चुके थे, मगर सूरज ने गहरे कोहरे में मुंह छुपा रखा था। यख पड़ रही थी। अब ये मंजर कशी की जा रही है। अफसाना शुरू हो चुका है। उबैद अहम किरदार अदा कर रहा है। उबैद सफर पे रवाना हो चुका है। जब उसने घर से कदम रखा और आगे निकलने लगा तो यख पड़ रही थी। यख पड़ना बहुत ज्यादा ठंड, सर्द जिसको कहते हैं, सर्दी का मौसम था, इसके लिए सर्दी का एहसास था। यख पड़ रही थी। चारबाग जैसे बड़े स्टेशन पर जहां ट्रेन की आमद व रवानगी के वक्त खवे से खवा छिलता है। अब खवे से खवा छिलना बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, उसको कहते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ बहुत से लोगों का आना जाना चहल पहल होती है। एक अजीब तरह का सन्नाटा था, यानी जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका था, आज मामला ऐसा है कि वहाँ बहुत ही सन्नाटा था, खामोशी थी। जैसे अभी का मौसम है, अभी का जो वक्त है उसी तरह का वक्त गुजर रहा है कि पहले जहाँ भीड़ भाड़ के इलाके थे आज वहाँ ही सन्नाटा है, खामोशी है। स्टेशन क्या था? जैसे बारात उतरने वाला घर लड़की की रुखसती के बाद बस 5-7 कुली दिखाई दिए, वो भी मुंह लपेटे, पाला मारे हुए पौधों की तरह सुखड़े सुखड़ाए। अब ये मंजर कशी की गई है कि स्टेशन पहुंचने के बाद क्या हुआ। उन्होंने वहां देखा कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका था आज वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। दूसरा उन्होंने मंजर वहां देखा कि जहाँ कुलियों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी आज चंद ही कुली, यानी 5-7 यानी चंद कुली वहां नजर आए। कुली कहते हैं कि सामान उठाने वालों को, जो मुसाफिरों के सामान उठाने में मदद करते हैं, मुसाफिरों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वो भी कैसे बैठे हुए थे? मुंह लपेटे, पाला मारे हुए, यानी पैरों को फोल्ड करके बैठे थे और सुखड़े सुखड़ाए बैठे थे। मतलब ये था कि जैसे सर्दी शिद्दत की होने की वजह से अपने आप को पौधों की तरह सुकड़ कर बैठे हुए थे। रात को ट्रेन पर उसने खुद भी सर्दी की इस तेजी को बुरी तरह महसूस किया था। उसने बर्थ पर अपना खासा मोटा गद्दा बिछाया था।
उस पर 2 कंबल ओढ़े थे, उनके ऊपर से अपना मोटा ओवरकोट भी डाल लिया था, मगर पाँव फैलाकर न सो सका था। ठंडक के मारे गठरी ही बना रहा। इसका बार बार जी चाहा था कि वो हामिदा की चहेती शाल पेटी से निकालकर जिस्म पर लपेट ले, लेकिन वो इस तरह से खुद को गरमा सकता था। लेकिन उसने सर्दी खाई, तकलीफ उठाई, मगर अपनी बीवी की दी हुई शाल न निकाली। डर था कि ओढ़ने लपेटने में वो मलवल जाएगी। मलवल जाना यानी उसके अंदर सिलवटे पड़ना। उबैद ये बात किसी तरह पसंद न कर सकता था। अब यहाँ इन्होंने एक बात बताने की कोशिश की कि जब वो ट्रेन में सवार हो गए तो सवार होने के जो सफर शुरू हुआ तो इतनी सर्दी थी और सर्दी की वजह से जिस्म पर कपकपी आ रही थी। सर्दी का एहसास जो था वो शिद्दत के साथ था। जितनी भी चीजें थी उसको ओढ़ने के बावजूद भी सर्दी जो थी वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक ही चीज उनके पास बची थी, वो उनकी अहलिया ने दी हुई क्या थी, एक शाल थी। उनका जी चाहा कि उसको ले लो, लेकिन वो शाल जो थी वो उनकी अहलिया की चहेती शाल थी और वो ये चाहते थे कि मेरी वजह से मेरी अहलिया ने दी हुई शाल जो है ये खराब हो जाए। बड़ी आजीज थी ये शाल हामिदा को। उनकी अहलिया का नाम हामिदा है और अहम किरदार अदा करने वाले का नाम उबैद है। बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक शाल ऐसी खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास न हो। अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था। वहीं से शाल शहर की सारी दुकानें छान कर वो हामिदा के लिए लाया था। इसके चौड़े हाशिए पर बहुत ही उम्दा, नाजुक और बारीक काम बना था और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले हुए थे। यहाँ बताया गया है कि उबैद एक मुशायरे में चले गए थे और वहां जाने के श्रीनगर में चले गए थे और श्रीनगर में जाने के बाद वहां उन्होंने अपनी अहलिया के लिए अच्छी शाल तलाश करके ली थी, जिसके ऊपर गुलाब व लाला, बनफशा व नरगिस, सीवती और सोसन, कवल और कोजा कितनी खुश होगी वो ऐसी शाल पाकर। यानी उसके ऊपर जो फूल थे वो अलग अलग किस्म के फूल थे। एक तो गुलाब था, नरगिस था, सीवती जिसको नस्तरंग कहते हैं और सोसन जिसको हम लोग लिली भी कहा, अपने इलाके में लिली भी कहते हैं उसको। ऐसे खूबसूरत फूलों से भरी हुई ये शाल थी। उसके कालों पर सुर्खी दौड़ जाएंगी, उसकी आंखों में सितारे चमकेंगे, वो उसे ओढ़कर इठलाएंगी और आप ही आप शर्माएंगी। उन्होंने अपने अहलिया की आदात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं जब इतनी खूबसूरत शाल लेके अपने अहलिया के पास जाऊंगा और उसे हदिया और तोहफा पेश करूंगा तो उसके इस शाल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और शर्माएंगी भी, और बहुत ज्यादा खुशी की वजह से आंखों पर खुशी के असरात नजर आएंगे। और जब वो लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते ही उसने ये खूबसूरत शाल हामिदा के कंधों पर डाल दी थी तो उसके सारे खौफ सच निकले थे। यानी उन्होंने जो रास्ते में सोचा था कि इस शाल देने के बाद हामिदा के जो तासुरात है वो जो उन्होंने दिल में सोचा था वो तमाम तासुरात उभर कर सामने आ गए और अमली तौर पर उन्होंने अपने अहलिया को इन तमाम चीजों को करते देखा। यानी खुश हो गई उनकी अहलिया देखकर। वो बोखरा भी गई थी, वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी और वो बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी। हामिदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा और उस पर मजबूत कुफ्ल डाल दिया था। अब कुफ्ल लफ्ज है कुफ्ल, और कुफ्ल के माने थे ताला। यानी हामिदा ने वो शाल ली, बहुत ज्यादा पसंद थी उनको वो शाल और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, श्रीनगर से लाई हुई थी, कीमती भी थी। तो उन्होंने उसको ले लिया और अलमारी में, जिसको हम कबट कहते हैं, अलमारी में रखकर उसको लॉक भी लगा दिया, कुफ्ल भी लगा दिया। यह अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती। यानी वो अपने अहलिया के सिफात बयान कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल उसको बंद रख दिया था। बस इसके शीशे दिन में 2 दफा बाहर से झाड़ दिए जाते थे। उबैद ने 1-2 बार टोका भी, शाल ओढ़ने की चीज है, प्रस्टिज की नहीं, अभी गर्मियां हैं, इसलिए इतना ही करो कि इसे अलमारी से निकालकर 2-1 बार धूप दिखा दो, ऊनी है, कीड़ा वीड़ा न लग जाए। जब ये आदत अहलिया की आदत उन्होंने देखी कि उसने वो शाल लेकर बजाय इस्तेमाल करने के उसको अपनी अलमारी में रख दिया, तो उन्होंने अपनी अहलिया को समझाया कि मौसम गर्मी का है, लेकिन गर्मी का मौसम होने की वजह से बजाय उसको अलमारी में रखने के आप उसको बाहर निकालिए और निकाल कर उसको थोड़ा सा धूप में रखिए ताकि उसके अंदर कोई खराबी ना आ जाए और भी अच्छी लगे। वो कहती, बुरा नहीं लगता तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात जुबान से निकालते, अरे मैं तो 3 बार तो उसे दिन में देखती हूँ। मुए कीड़ों की क्या मजा कि इसके पास फटक सके। यानी देखो क्या कह रहे हैं
وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اپنی شال کو 2-3 مرتبہ دن میں دیکھ لیتی ہوں، تو اتنی بار دیکھنے سے، اتنی بار اس کو پرکھنے سے، بار بار اس کی طرف نظریں جمانے کی وجہ سے کیڑے کے وہاں جانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیڑے نہیں جا سکتے وہاں پہ، کیڑوں کی کیا مجال۔ لیکن اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس روز جب اس کڑاکے کی سردی میں وہ اپنے مختصر سفر پر روانہ ہونے لگا تھا اور ہولڈر میں بستر رکھا جانے لگا تھا، تو دونوں کو یاد آیا تھا کہ اس سفر کے لیے کوئی گرم چادر نہیں ہے۔ ہولڈر کہتے ہیں جو بستر بند رہتا ہے، جس کے اندر بستر لپیٹا جاتا ہے، یا جس کے اندر اوڑھنے بچھونے کی جو چیزیں رہتی ہیں، چادریں وغیرہ، اس کو لپیٹا جاتا ہے، ایک بستر کی طرح الگ بنایا جاتا ہے۔ تو جب تیار کیا جا رہا تھا تو دونوں مل کر رہے تھے، عبید بھی اور حامدہ بھی۔ تو اچانک دونوں کو یاد آیا کہ سردی شدید ہے اور ایسی شدید سردی میں اور بھی کسی گرم چیز کی بہت ضرورت ہے تاکہ سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ عبید کا نیا لحاف تیار نہ ہو سکا تھا۔ حامدہ تھوڑی دیر تو سوچتی رہی، پھر جھپٹ کر اپنی چہتی شال نکال لائی۔ عبید نے روکا، میں تمہاری شال نہیں لے جاؤں گا، سفر میں میلی ہو جائے گی۔ مگر وہ کسی طرح نہ مانی۔ اس نے شال ایٹچی کیس میں رکھ ہی دی۔ عبید کو بیوی کی اتھاہ محبت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ چاہے مجھ پر کیسی ہی گزر جائے، میں اس شال کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنے استعمال میں نہ لاؤں گا اور اسے حامدہ کو ویسے ہی صاف ستھری بے شکن لا کر واپس کر دوں گا جیسی کہ وہ حامدہ کے ہاتھوں سے مجھے ملی۔ اب جب اتنی قیمتی شال جو حامدہ کو عبید نے لا کر دی تھی، اس حامدہ نے اپنے شوہر کے لیے اس شال کو پیش کیا اور کہا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر پہ جاتے ہو اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوگی، آپ اسے لے جانا۔ لیکن عبید اس کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے لیا، لیکن دل میں ارادہ کیا کہ اگر چاہے کتنی ہی سردی کیوں نہ آ جائے، اس اتنی قیمتی شال کو میں استعمال نہیں کروں گا۔ اس نے پورے سفر میں اسی لیے شال نہیں اوڑھی۔ اس نے ٹرین میں سردی بھی کھائی مگر شال نہ نکالی۔ اس وقت البتہ اس نے شال سوٹکیس سے نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر پہنچتے ہی اسے حامدہ کے سر پر ڈال کر کہے گا، لو دیکھو، میں جیسی نہیں لے گیا تھا ویسے ہی واپس لے آیا۔ تمہاری شال میں میں نے ذرا بھی میل نہ لگنے دیا۔ اب یہاں اس بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ عبید نے شال تو لینے سے پہلے انکار کیا، لیکن شال لینے کے بعد ارادہ کیا کہ اس شال کو میں استعمال نہیں کروں گا، اور دل میں ارادہ بھی کر لیا کہ جب واپس آ جاؤں گا تو واپس آنے پر حامدہ کو یہ شال دوں گا اور کہوں گا کہ دیکھو، آپ نے اتنی قیمتی شال اپنی محبت کی وجہ سے مجھے دی تھی، میرے خیال کی وجہ سے دی تھی، لیکن میں نے اس شال کو استعمال کرنے کی بجائے جیسے آپ نے مجھے دی تھی میں نے بالکل ویسے ہی واپس کر دی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس کی اگلی سبق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔